नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में हम बात करेंगे अंक पद्धति की। अंक पद्धति गणित का एक मूलभूत विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणित खेल है अंकों का। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष खेल के अंदर पारंगत होना है तो उसे खेल के सभी नियम, कायदे इत्यादि ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को गणित में दक्षता हासिल करना है तो उसे अंकों के वर्गीकरण, उनके प्रकार, उनकी प्रक्रियाएं इत्यादि चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अंकों के वर्गीकरण के विषय में। देखिए, संख्या को हमने दो भागों में विभक्त किया है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक भाग मिलकर के एक सम्मिश्र संख्या का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि काल्पनिक संख्या क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं काल्पनिक संख्या के विषय में। हम देखते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है। यदि हमें 36 का वर्गमूल लेना है तो ये वर्गमूल हमें दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। या तो ये 36 6 गुणित 6 के द्वारा बना होगा, या ये 36 ऋण 6 गुणित ऋण 6 के द्वारा बना होगा। इसका वर्गमूल या तो 6 या ऋण 6 होगा। इस प्रकार यदि हमें किसी संख्या का जो कि ऋणात्मक है उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो, हम देखते हैं कि क्या होगा। क्योंकि जो वर्गमूल की परिभाषा है उसमें चिन्ह भी समान होने चाहिए। जैसे यहाँ धन चिन्ह है दोनों, यहाँ दोनों ऋण चिन्ह है। यहाँ पर हम देखें, इसमें ये जो प्राप्त होगा हमें ऋण 6 गुणित धन 6 के द्वारा प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं है। तो हम देखें किस प्रकार से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और ये किस प्रकार की संख्या है। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो कि ऋणात्मक है, और ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल या कोई भी सममूल हमको निकालना है, चतुर्थ मूल, षष्ठ मूल, अष्टमूल, इस प्रकार से हमें कुछ निकालना है, तो वे सब काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब इस तरह की संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करें? देखिए, हम इस 36 को 36 गुणित ऋण 1 लिख सकते हैं, और घातांक नियम के आधार पर हम इसको 36 गुणित वर्गमूल ऋण 1 लिख सकते हैं। वर्गमूल ऋण 1 को हम छोटे आई, इटैलिक आई के द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि एक जिसका अर्थ होता है आयोटा। ये एक काल्पनिक संख्या को निरूपित करने के लिए एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है वर्गमूल ऋण 1 के लिए। इस प्रकार से 36 जो है इसका वर्गमूल 6 हुआ, और ये जो इटैलिक आई है √-1 वर्गमूल ऋण 1 का, एक जगह अपन आई लिख देंगे। इस प्रकार से 6i जो है एक काल्पनिक संख्या हुई। अब हम बात करते हैं, ये तो रही कि काल्पनिक संख्या क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं हमेशा 10वीं तक। तो अब हम आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में विभक्त किया है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या। सर्वप्रथम हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके एवं Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में या अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे सब संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं की यदि हम बात करें, जैसे 1/2, 3/2, 1/4, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या के बाद अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके या नहीं कर सकते, जो दशमलव के बाद परिमित ना हो, दशमलव के बाद समाप्त ना होती हो, ना ही कोई अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती हो, दोहराया जाता हो अंक या अंकों का समूह। अभी मैं इस बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। पहले अपन देखें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो प्रकार से हमने विभक्त किया है, परिमित और अपरिमित। परिमित संख्याएं वे संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों पश्चात समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर 1/2, ये 0.5 हुआ। इसी प्रकार यदि हम 1/8 लिखते हैं
तो ये 0.125। तो आप देखिए कि ये संख्या दशमलव के कुछ अंकों के पश्चात समाप्त हो गई, अपने आप आगे नहीं जा रही। इस प्रकार की संख्याएं परिमित संख्याएं कहलाती हैं, परिमित परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमित परिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती एवं कोई अंक या अंकों का समूह अनंत काल तक पुनरावृत्ति करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें। जैसे 1/3 को यदि हम भाग देंगे एक को 3 से, तो 0.3333 इस प्रकार से यह संख्या अनंत काल तक चलती रहेगी। और इस तरह की संख्या को निरूपित करने के लिए हम 0. जो अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है, उसके ऊपर एक बार या एक बिंदु का लगा दिया जाता है, जिससे कि ये विदित होता है कि अंक जो है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मैं आपको एक अंकों के समूह के विषय में बताता हूं कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं 1/7 हमें 1 में भाग देना है 7 का। देखते हैं, 1 है, ये 7 है। हमने यहाँ दशमलव लगाया, 0 आ गया, 7 एकम 7, बचा 3, 0, 7 चौके 28, बचा 2, 0, 7 दूनी 14, बचा 6, 0, 7 अट्ठे 56, बचा 4, 0, 7 पंजे 35, बचा 5, 0, 7 सत्ते 49, फिर बचा 1, तो ये हो गया 10। अब आप देख ये 10 और यहाँ भी 10 है। यदि हम अब इसको दोबारा से आगे की ओर भागित करते हैं, हमें यही चीज प्राप्त होगी। 7 एकम 7, 3 28, उसके बाद 14, 56, 35, 49, इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त होगी। मतलब यही अंकों का समूह जो है वो पुनरावृत्ति करेगा, मतलब ये दोहराएगा। तो इस प्रकार से 1/7 बराबर हो जाता है 0.142857। तो इस प्रकार की संख्या में जहाँ पुनरावृत्ति होती, हम किसी भी दशमलव के बाद कौन से स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसको हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे कि क्योंकि ये 6 अंकों का समूह है, यदि मैं आपसे बात करूं कि इसके 17वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो हम ये जो है 17 को 6 से भाग देंगे, क्योंकि ये 6 अंकों का समूह है। 6 दूनी 12, बचा 5। तो हम यहाँ से 5वीं संख्या देखेंगे, जो कि हमारे पास शेषफल बचा है 5। तो 1 2 3 4 5, तो 17वें स्थान पे 5 आएगा। इस प्रकार से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं अपरिमित परिमित संख्याओं में कि कौन से स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के विषय में। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पर अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो दशमलव के बाद परिमित ना हो, जैसे देखें अपरिमित हो। अपरिमित संख्याएं, परिमेय संख्या 2 प्रकार की थी, एक परिमित था, एक अपरिमित था। अपरिमेय संख्याएं अपरिमित ही रहती हैं और ना ही कोई अंक या अंकों का समूह की पुनरावृत्ति। इसमें अंकों के समूह की या एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। अंक तो वही 0 से 9 तक रहते हैं, पर किस स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसको पूर्णतः हल करके ही देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको कि किस प्रकार की ये संख्याएं होती हैं। जैसे √2, वर्गमूल 2, 1.414 और इस प्रकार से ये संख्या अनंत काल तक चलती रहती दशमलव के बाद। वर्गमूल 3, 1.732, ये भी अनंत काल तक इस प्रकार से चलती है। अब हम बात करते हैं एक पाई, जो कि वृत्त के अंदर उपयोग होता है। पाई का मान हम सामान्यतः 22/7 मानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पाई अपरिमेय है या परिमेय संख्या है।
यहां मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूं कि पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे 22 का मान तो 22/7 होता है। जी, 22/7 इसका पूर्ण मान नहीं है, यह आंशिक मान है। आंशिक मान से मतलब है कि ये दशमलव के 2 अंकों तक हमें पाई का सही मान देता है, उसके बाद ये सही मान नहीं देता है। तो 22/7 क्योंकि p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये जो है ये परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, बट यदि हम देखें कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का पूर्ण मान नहीं है, पाई का कंप्लीट अर्थ नहीं है, मतलब कंप्लीट वैल्यू नहीं है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 22/7 हमें दशमलव के 2 अंकों तक ही सही मान देता है, क्योंकि प्रायः सवालों में हमें अंकों के दशमलव के 2 अंकों तक की ही आवश्यकता होती है, इसलिए हम पाई के स्थान पे 22/7 रख लेते हैं, जिसका कि मान होता है 3.14 और जो कि पाई के 2 अंकों तक सही मान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकट संख्याओं। वे संख्याएं जो हम वस्तु आदि की गणना करने के लिए उपयोग करते हैं वे प्रकट संख्या कहलाती हैं। यदि हमें किसी भी चीज की गणना करना है तो हम हमेशा 1 से प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब धनात्मक होते हैं। इस प्रकार से हमें जो संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो प्रकट संख्याओं का यदि हम समुच्चय देखें तो 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। तो ये सब कहलाती हैं प्रकट संख्याएं, जो हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं, किसी चीज की गणना के लिए उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। संपूर्ण संख्या क्या है? यदि हम शून्य को प्रकट संख्या के समुच्चय में सम्मिलित करें तो यह संपूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। तो यदि हम इस समुच्चय के अंदर शून्य को शामिल कर लेते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से अनंत तक, तो ये संपूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों। यदि हम ऋणात्मक प्रकट संख्याओं को संपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलित कर लें तो यह समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। हालांकि जो प्रकट संख्या है वे सब धनात्मक होती हैं, हम उनका ऋणात्मक रूप बनाएंगे और इस संपूर्ण संख्या के समुच्चय में उसको शामिल कर लेंगे, तो जो हमें समुच्चय प्राप्त होगा वह पूर्णांकों का समुच्चय होगा। देखिए ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 और इस प्रकार से। यहां हम देखेंगे कि सबसे छोटी प्रकट संख्या 1 है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां भी अनंत की ओर ही अग्रसर है और इधर भी अनंत की ओर अग्रसर है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकट संख्याओं के वर्गीकरण की। आप देखें कि प्रकट संख्याओं को हमने 4 भागों में बांटा है। यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य हो, जिनमें 2 से भाग दिया जा सके। देखिएगा 2 4 6 8 इस प्रकार से जो संख्या है ये सब सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग ना दिया जा सके, वे संख्याएं जो 2 से अभाज्य हैं। तो इस प्रकार से आप देखें 1 3 5 7 9 11 और ये जो संख्या है ये सब विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, जो स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाज्य न हो। 1 एवं स्वयं के द्वारा भी भाज्य होती हैं, अन्य संख्याओं से वो भाज्य नहीं होती। तो देखिएगा 2 3 5 7 11 और इस प्रकार से ये संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं संयुक्त संख्याओं की, जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनी हो। तो चलिए देखते हैं संयुक्त संख्याएं क्या हैं। जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनी है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 हुई, 4 के बाद 6 8 9
10, 12, 14 और इस प्रकार से ये संयुक्त संख्या होगी। तो आप देखें, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है ये सब विषम है। संयुक्त संख्या देखें, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है वो 4 है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संख्या अंक पद्धति क्या है, अंक कितने प्रकार के हैं। हमने देखा अंक वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हमने देखा जो वास्तविक संख्या है वे परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार की हैं। परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त करे जा सकते हैं, ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में भी हमने वर्गीकरण देखा कि परिमित और अपरिमित 2 प्रकार की होती हैं। और तत्पश्चात हमने देखा प्रकृत संख्या है, संपूर्ण संख्या है, पूर्णांक, इनके विषय में अध्ययन किया। और अंततः हमने अध्ययन किया सम, विषम, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं के विषय में। हम अगले सत्र में इसमें और गहराई से देखेंगे अंक पद्धति को, इनकी प्रक्रियाएं, ये आपस में कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं संख्या को देख के कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमित परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम अपने अगले सत्र में इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।